हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल झुंझुनू वाला फिजिक्स क्लासेस। गाइस, हम लास्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ के डेरिवेशन तक डिस्कस कर चुके थे। उसमें रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी इन मीडियम, परमिटिविटी इन वैक्यूम हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस हम, अगर आपसे कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द वन कूलम ऑफ चार्ज, या नीट जेई वगैरह में कभी कभी वन एक ऑब्जेक्टिव टाइप में हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि वन कूलम चार्ज की जो वैल्यू होती है फोर्स किस वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। तो गाइस वो देखते हैं, क्लियर है नहीं है। तो चलिए, तो क्वेश्चन लिखता हूं गाइस में, डिफाइन द वन कूलम ऑफ चार्ज। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। देखिए, आप ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स क्या है आपके पास, F इक्विवेलेंट क्या है आपके पास, K Q1 Q2 अपॉन में क्या है आपके पास R स्क्वायर। क्लियर है नहीं है। देखिए गाइस, आपको भी याद रखना है, यहां पर आपको वन कूलम पूछा है ना, तो चार्ज की आप Q1 इक्विवेलेंट क्या करेंगे, Q2 इक्विवेलेंट क्या हाउ मच लेंगे, वन कूलम लेंगे। क्लियर है नहीं है। और R इक्विवेलेंट भी कितना लेंगे, यूनिट 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है नहीं है। और वैल्यू ऑफ जो K है वो हाउ मच, 9 × 10⁹ न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर क्या आपके पास कूलम स्क्वायर। गाइस, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे, है ना। और F इक्विवेलेंट आपके पास आंसर आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। 1 कूलम इनटू कूलम स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो 1 कूलम किसके इक्विवेलेंट हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन। क्लियर है या नहीं है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि 1 कूलम किसके इक्विवेलेंट है, फोर्स की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन के इक्विवेलेंट है। आप बोल सकते हैं, या तो आप व्हेन एयर बोल सकते हैं या वैक्यूम बोल सकते हैं। व्हेन एयर और वैक्यूम, ठीक है। magnitude of same charges and these charges are placed 1 meter distance आपने इनको 1 मीटर डिस्टेंस पे क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो उनके बिटवीन फोर्स विल बी 9 × 10⁹ न्यूटन, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज। बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, नोट लगा के इसकी डेफिनेशन भी बना देते हैं। क्या हो सकता है आपके पास, व्हेन इन एयर और वैक्यूम टू चार्जेस आपके पास चार्जेस कितने हैं, 2 हैं। तो 2 चार्जेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड। कैसे है, 1 कूलम सेम इन मैग्नीट्यूड। आर प्लेस 1 मीटर apart from each other, 1 meter apart from each other, then force will be 9 × 10⁹ Newton, that is called 1 कूलम ऑफ चार्ज। गाइस, यहां तक क्लियर है नहीं है। चलिए बताइए, मेरा क्वेश्चन था आपके पास, कभी पूछा जाता है कि डिफाइन द 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो कैसे सोल्व करेंगे आप, अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स। क्लियर है नहीं है। F इक्विवेलेंट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 इक्विवेलेंट Q2 इक्विवेलेंट 1 कूलम, R इक्विवेलेंट 1 मीटर स्क्वायर, आपने यूनिट में लिया है। और जब K की वैल्यू क्या आपके पास 9 × 10⁹ न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। गाइस, आप यहां से कूलम स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो फोर्स की वैल्यू कितना रहा आपके पास, 9 × 10⁹ न्यूटन। तो आप यहां से भी देख रहे हैं आपके पास चार्जेस कितने हैं गाइस, 2 चार्जेस हैं। क्लियर है नहीं, डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है। तो 2 चार्जेस हैं आपके पास, मैग्नीट्यूड कैसा है इनका, सेम है, और डिस्टेंस कितनी है इनकी, 1 मीटर। तो 2 चार्जेस आर सेम मैग्नीट्यूड, आर प्लेस 1 मीटर डिस्टेंस टू ईच अदर, देन अमाउंट ऑफ फोर्स आपके पास कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम ऑफ चार्ज। गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए फटाफट चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ इस यहां आज प्रूव कर देंगे कि मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था, वीडियो नंबर 3 में हमने डिस्कस कर लिया था कि कूलम्स
फोर्स किसको फॉलो करता है, कूलम्स लॉ किसको ऑबे करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, जिसमें एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। बात क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं क्लियर है नहीं, कैसे बनाया। और चलिए अब सुनिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। गाइस देखिए चलिए चलते हैं। लेट आप क्या करेंगे, फर्स्टली आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करें। ये एक्सिस, दिस एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस और दिस एक्सिस वाई एक्सिस। गाइस क्लियर हुआ होगा इतना था ना, ध्यान से देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया आपके पास, ओ इज द ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है नहीं है। अब ओ से आपके पास टू चार्जेस आपने क्या कर लिए, यहां से प्लेस कर लिए। क्लियर है नहीं है। ये चार्जेस आपके पास क्या है, दिस चार्ज इज q1, दिस चार्ज इज q2 और इस पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास r1 वेक्टर और दिस इज r2 वेक्टर। क्लियर है नहीं है। अब आप इन चार्जेस पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर है नहीं है। देखिए यहां चार्ज क्या आपके पास q2 है, तो आप पहले आप इन दो लाइन को क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों चार्जेस को। क्लियर है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब q2 चार्ज पर कौन अप्लाई करेगा, फोर्स q1 अप्लाई करेगा। तो इसके इक्विवेलेंट जो भी फोर्स आएगा आपके पास वो कौन लिख लेते हैं हम, फर्स्टली q2 F2 लिख लेते हैं, q2 की इक्विवेलेंट। और इसके इक्विवेलेंट जो फोर्स आएगा वो आपके पास किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो कौन होगा, F1 होगा। क्लियर है नहीं है। तो चलिए अब आप क्या बोलेंगे, देखिए फोर्स एक्टिंग यानी कि ऑन चार्ज यानी कौन है, q2 और कौन लगा रहा है आपके पास, q1 चार्ज लगा रहा है। क्लियर है नहीं है। तो फोर्स कौन हो जाएगा आपके पास, F21 यानी कि 2 पर कौन अप्लाई कर रहा है, 1 कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर है नहीं है। अब अगर 2 पर अगर 1 ने किया है तो 1 पर कौन करेगा, 2 भी करना चाहेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 चार्ज, तो आपके पास क्या हो जाएगी डायरेक्शन फोर्स F21। क्लियर है नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ q2 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू q1 चार्ज इज कौन हो जाएगा, इसका आपके पास r21। क्लियर है नहीं है। और इसका पोजीशन है वेक्टर ऑफ q1 चार्ज विद रिस्पेक्ट टू q2 चार्ज इज क्या हो जाएगा आपके पास r12 वेक्टर। क्लियर है नहीं है। यहां तक देखिए गाइस, क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस आपको यहां से देखने के बाद आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गई होगी कि यहाँ F12 जो फोर्स है और F21 जो फोर्स है, ये दोनों देखिए कैसे हैं, अपोजिट है। एक की डायरेक्शन ये है तो एक की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है। F फोर्स ही है दोनों का, तो मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बट नेचर कैसा हो गया इनका, अपोजिट हो गया। बात क्लियर है नहीं है। तो आप इसकी थ्योरी क्या बोलेंगे, लेटेस्ट कंसीडर। आप सुनिए ध्यान से, मैं इजीली बोल रहा हूं और अगर आपको अगर प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं लिख देता हूं थ्योरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेटेस्ट कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम इट्स मिड ओरिजिन पॉइंट O और to q1 and q2 charges is placed। क्लियर है नहीं है। its position vector is r1 vector and r2 vector। क्लियर है। then force acting on charge q2 due to q1 charge is क्या आपके पास F21। force acting on charge q1 यानी कि on charge यानी कि जिस पर लग रहा है, और due to कौन होता है, जो लगा रहा है। क्लियर है नहीं है। on charge यानी कि जिस पर लगेगा, क्लियर है ना, और ड्यू टू यानी कि किसने लगाया, जो लगाने वाला वो कौन है, ड्यू टू यानी कि उसका रीजन है हमारे पास। तो इस पर कौन हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q1 ड्यू टू q2 चार्ज इस कौन हो जाएगा आपके पास F12। क्लियर है नहीं है। और पोजीशन वेक्टर के लिए भी आप बोलना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस मैं इससे अच्छा लिख ही देता हूं आपके पास। क्लियर है नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, लेटेस्ट कंसीडर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम its origin point is O, q1 and q2 charges is placed, q1 and q2 charges is placed in coordinate system its position vector are r1
R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। क्लियर है नहीं है? बस याद रखिए बस यहां तक ही आप। अब क्या बोलेंगे आप? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज किस पर? Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज, ड्यू टू Q1 चार्ज इज कौन हो जाएगा आपके पास? F21। क्लियर है नहीं है? एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज इज F12। क्लियर है नहीं है? आप अब बात बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब क्या बोलेंगे आप? अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम बोलेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इससे पहले अगर एक लाइन और बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज इज कौन आपके पास? R21 है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज इज कौन आपके पास? R12 है। क्लियर है नहीं है? आ जाओ अकॉर्डिंग टू डायग्राम पे। क्लियर है नहीं है? अकॉर्डिंग टू डायग्राम पे आप देख रहे हो कि F12 है आपके पास, वो सब्ट्रैक्ट F21 लिख सकता हूं मैं। अगर आप F12 के लिए लिख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन तो यही है ना, तो इसके एंटी पैरेलल है, तो किस में हो गया? नेगेटिव में हो गया। अगर मान लो ये इसकी सेम डायरेक्शन में वेरी करता तो क्या हो जाता? पैरेलल हो जाता, दैट मींस पॉजिटिव आते वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंटी पैरेलल है तो क्या होगा? नेगेटिव। सपोज दैट आपने कहा सर हम ये नहीं लेंगे, हम तो ये लेंगे कि F21 इज इक्विवेलेंट माइनस F12। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस इक्वेशन को A बोलिए, इस इक्वेशन को क्या बोलिए आप? B बोलिए। क्लियर है नहीं है? आज यहां से हम एक बात को और भी प्रूव करके लेके आएंगे कि कूलम्ब फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव। और कैसा है? सेंट्रल फोर्स में भी इसको काउंट करते हैं। वो कैसे करते हैं आज देख लेना, है ना। चलिए यहां तक लिखा होगा आपने, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। अभी नेक्स्ट थ्योरी आपको अब खुद को बनानी आनी चाहिए तो, है ना। मैंने बोला कि हम जो डायग्राम बना रहे हैं हम वही थ्योरी लिख रहे हैं, कोई बाहर से कुछ भी परचेज नहीं कर रहे हैं ना। अब सुनिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बस वही बात करूंगा ना। तो क्या बोला मैंने अभी? आप स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है नहीं है? चाहे आप Q1 से स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज। क्लियर है नहीं है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास? ड्यू टू Q2 चार्ज कौन हो जाएगा आपके पास? F12। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है नहीं है? आज फोर्स क्या लिया आपने? F, तो K Q1 Q2 अपॉन आपके पास R स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आज R किसके इक्विवेलेंट है? R12 के इक्विवेलेंट है। क्लियर है नहीं है? तो यहाँ कौन हो जाएगा आपके पास? R12, और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपके पास? कैप हो जाएगा। क्लियर है? किसका? पोजीशन वेक्टर का। तो यूनिट में आपके डिस्टेंस क्या आपके पास? R12, इसी का क्या होगा? यूनिट वेक्टर आएगा। क्लियर है नहीं है? तो यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है ना। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी हम यही करते हैं। क्लियर है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे चलते हैं, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं। F12 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास? K Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर, और इनटू R12 क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। क्लियर है नहीं है? और अगर बेस सेम होता है तो इसकी पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। यहाँ पावर 2 और यहाँ पावर कितना है? 1 है। तो यहाँ ही आप डायरेक्ट कितना बना दो? क्यूब बना दो। और अब इसको यहाँ से क्या कर दो? हटा दो, इसको घर भेज दो अपने, है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपको क्या करना है? जैसा अगर इसने Q1 पे काम किया है, अब ये इससे क्या चाहेगा? अपना बदला लेना चाहेगा, है ना। तो बदला लेगा तो क्या करेगा? Q2 चार्ज पर अब कौन अप्लाई करेगा? Q1 करेगा। Q1 पे पहले किसने किया? Q2 ने किया। Q2 पर कौन करेगा? Q1 अटैक करेगा, है ना। तो वो देख लेते हैं क्या है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू क्या हो जाएगा आपके पास? Q1 चार्ज। आज आपके पास क्या हो जाएगा? Q1 चार्ज। तो वही बात F21 है इसके इक्विवेलेंट फोर्स। तो K Q1 Q2 और R स्क्वायर आएगा, तो आज R कौन वेरी करेगा? R21 वेरी करेगा। तो कौन हो जाएगा आपके पास? R21 होल स्क्वायर। ये वेक्टर लगा दीजिए, और फिर यहाँ R21 क्या लिखे आएंगे आप? यूनिट वेक्टर।
तो आप अब इसको ओपन करेंगे तो वही बात बोली मैंने, वेक्टर। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस टर्म्स को, क्लियर है नहीं है? तो k क्यूब q2 अपॉन r21 क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर होल क्यूब और r21 वेक्टर। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास आ गई है, इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है। अब आपको क्या ले लेनी है, यहाँ पे a और b से आपको इक्वेशन की हेल्प लेनी होगी। चलिए मैं, आप कहें किसी से भी करवा लीजिए, a से चाहे b से, आपको जो अच्छी लगे वहीं से हम क्या कर लेंगे, इसको कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेस को काउंट करके रख लेंगे। क्लियर है नहीं है? तो चलिए मान लेते हैं हम, सपोज दैट मैं a से काम कर रहा हूँ। क्लियर है नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे आप, कंडीशंस। क्या बोला आपने, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। क्लियर है नहीं है? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस पे हम आते हैं। सपोज दैट आपके पास क्या हो गया, F12 क्या बोला, F12 बोला। क्लियर है नहीं है? इज इक्विवेलेंट नेगेटिव नेगेटिव, और क्या बोल रहा है, F21 की वैल्यू बोल रहा है। किसे बोल रहा है, F21 की वैल्यू। तो F21 का वैल्यू ले लीजिए, ये वाला इक्वेशन 2 को नहीं लेना है ना। तो K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया, R21 का क्या हो गया, क्यूब, और इनटू में क्या हो गया, R21 वेक्टर। क्लियर है नहीं है? अब आपको यहां से आपके पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ध्यान से सुनना, बहुत अब अच्छा काम होने वाला है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब F12 की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 1 में भी आ गई, F12 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में भी आ गई। तो आप चूज कौन सी वैल्यू करेंगे, चूज आपको करना है। तो अब आपने जो न्यू जो वैल्यू आपने बनाई है, वही वैल्यू आपको क्या करनी है, रखनी है। पहले वाली वैल्यूज को आपको नहीं रखना है। F12 इस इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, आप हटा देंगे। क्लियर है? दिखाओ गाइस, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर वाले एक बार मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा ना। चलिए चलिए गाइस देखते हैं आप क्या करेंगे, हम नेट फोर्स डिटरमाइन करेंगे। क्या करेंगे आप, नेट फोर्स डिटरमाइन करेंगे। तो नेट फोर्स के लिए आप क्या करेंगे, नेट फोर्स के लिए आप F वेक्टर रिप्रेजेंट F12 प्लस F21 वेक्टर। तो F21 की वैल्यू क्या आपके पास इक्वेशन 3 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव K Q1 Q2 अपॉन R21 होल क्यूब इनटू R21 वेक्टर प्लस K Q1 Q2। F21 की वैल्यू ये है आपके पास, R21 की क्या है, क्यूब इनटू R21 वेक्टर। देखिए ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो F अमाउंट कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो यहां से आपके पास एक रिजल्ट निकल के आ जाता है कि कूलम्ब्स लॉ कैसा है, कंजर्वेटिव है। कूलम्ब्स फोर्स कैसा है, तो इट इज क्लियर दैट कूलम्ब्स फोर्स इज कैसा है, ऑलवेज कंजर्वेटिव। कैसा है, आज प्रूफ करके दिखाएं आपको कैसा है, कंजर्वेटिव है। क्लियर है नहीं है? और कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। और कैसा है, सेंट्रल फोर्स है। तो गाइस एक बात आप और भी याद रखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम एग्जांपल करते हैं या बोर्ड एक नीट जेईई का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी कभी हमें, सीबीएसई आईसीएसई चाहे आरबीएसई बोर्ड, कैसा भी बोर्ड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो इफेक्ट नहीं हो, हमें हमारा नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कोई बात नहीं है। कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर या मोर लेसर, तो आप हमेशा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है नहीं है? और इसका नेचर कैसा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। तभी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा ऐसे लेते हैं। तो गाइस चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल।